So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं। आप सब ने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए होंगे, जिनका भी एग्ज़ाम्स ड्यू था अभी मई 24 में। जिनका एग्ज़ाम्स ड्यू नहीं था सीधा नवंबर 24 में ड्यू है, तो अगेन आपने नवंबर 24 की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई कि जिनका एग्ज़ाम नवंबर 24 में है, जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, मोमेंटम शुड गो ऑन। और जिनकी तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो भाई अभी से स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो, वरना बहुत डिले हो जाएगा। और जिन बच्चों ने मई 24 में एग्जाम्स दिया है, तो अगर आपने एक ग्रुप दिया था, दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था, दोबारा से बोथ ग्रुप की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या आप बात कर रहे हो सर, हम कोई फेल होने वाले हैं क्या? हम तो क्लियर करने वाले हैं। अरे भाई, मैं भी मान के चलता हूं कि आप एग्जाम्स क्लियर करने वाले हो, बट खुदा ना खास्ता वर्ष से वर्ष सिनारियो में आपके एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ, तो आप सोच के देखो कि अभी आप तैयारी नहीं करोगे और फिर आपके पास रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम बच जाएगा। सो दैट इज वाई अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यही अपने को सिखाया जाता है ना। तो अपने को कंजर्वेटिव होना है, दोबारा से प्रिपरेशन चालू कीजिए। एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यूज में काम आ जाएगा नॉलेज, और क्लियर नहीं होता तो भाई एनीवेज आपको नेक्स्ट टाइम तो एग्जाम देना ही है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, है ना, वी कैन नॉट बी इमोशनल। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब देखना, आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं, दैट इज एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की बात करने वाला हूं कि इस सब्जेक्ट में आप एग्जामिशन मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन मार्क्स लाना उतना मुश्किल नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बट अगेन अगर चैलेंजिंग नहीं रहेगा तो अपने सीए जर्नी में कहाँ से रहेंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन लाना चैलेंजिंग है, तो ऑडिट इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जामिशन अपने को कैसे लेके आना है सीए फाइनल ऑडिट के अंदर, तो मैं आपके साथ कुछ मंत्राज शेयर करने वाला हूं कि आप अगर इन मंत्राज को फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आप ऑडिट में एग्जामिशन लेके आ सकते हो। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, आपका इंटर ऑडिट का बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इंटर ऑडिट का बेस क्लियर है ना, मतलब ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म सज चुका है आपके लिए फाइनल में एग्जामिशन लाने के लिए। अगर आपका इंटर ऑडिट का बेस क्लियर है, और इंटर ऑडिट का बेस क्लियर नहीं है, तब भी फिकर नॉट, आप जो भी क्लासेस वगैरह लोगे फाइनल में, आई बिलीव आपके टीचर्स आपको इंटर ऑडिट का भी बेस क्लियर कराएंगे। अगर बेस वहां क्लियर नहीं कराते हैं आपकी फैकल्टी, तब आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। बट आई बिलीव कि आप जहां से भी क्लासेस लोगे, आपको इंटर ऑडिट का बेस दोबारा से क्लियर कराया जाएगा, ठीक है ना। तो इंटर ऑडिट का एप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, अपने को काम करना है मल्टीपल लेवल्स में, अपने को काम करना है मल्टीपल लेवल्स में। 4 लेवल्स में काम करनी होती है सर, 4 लेवल्स में काम करनी है। अगर 4 लेवल्स में आपने काम कर लिया तो मतलब एकदम सक्सेस गारंटीड है, ऑडिट में एग्जामिशन पक्का पक्का है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स में काम करने हैं, दूसरा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तीसरा आपको लिखना कैसे है, आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखना कैसे है आपको वो जानना है, और चौथी चीज आपका कवरेज एग्जॉस्टिव होना चाहिए। ये 4 चीज़ों में अगर आप काम कर रहे हो, 4 पिलर्स में काम कर रहे हो, 4 लेवल्स में काम कर रहे हो, तो सक्सेस आपको कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिशन गारंटीड है ऑडिट में। पहला आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स में काम करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपने गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तीसरी चीज़ याद रखिएगा, आपको लिखना आना चाहिए, यू शुड हैव दैट ग्रिप ओवर राइटिंग। और चौथी चीज़, आपकी कवरेज एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। भैया कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का सीए फाइनल में, याद रखना। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके समझ के, मैं हमेशा बोलता हूं जितना हो सके कॉन्सेप्ट को ब्रेकअप करें छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर कॉन्सेप्ट को ब्रेकअप नहीं करोगे वो आपके लिए टफ रहेगा, जितना कॉन्सेप्ट को ब्रेकअप करोगे उतना आपके लिए सिंपल रहेगा। वो डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रैटेजी, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल कर करके हमारे पूरे देश में राज किया है, तो हम क्या डिवाइड एंड रूल कर करके एक ऑडिट में राज नहीं कर सकते? तो कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेकअप कीजिए, डिवाइड कीजिए। फिर कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कैसे करना है, अपने को उसमें काम करना होता है कि कॉन्सेप्ट को सर याद कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है। कॉन्सेप्ट को समझ तो गए, बट कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना कैसे है, तो कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने में आपने फोकस करना है। अब कॉन्सेप्ट्स कैसे रिटेन होंगे सर, कैसे रिटेन होंगे? तो यार अलग अलग टेक्निक्स लगानी होती हैं कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने के लिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को अपने मदर टंग में डेवलप करो, और अपने मदर टंग में डेवलप करके फिर कोशिश करो कि अपने मदर टंग में कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करो, उससे आपका रिटेंशन वैल्यू बढ़ता है। दूसरी चीज़ आप क्या करो सर, कि रिटेंशन आपने बहुत अच्छी करनी है, तो उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए आप एक हैबिट बनाएं कि डेली बेसिस में जो आपका बेस्ट टाइम है, जो आपका बेस्ट टाइम होता है, जनरली अर्ली मॉर्निंग, या फिर जनरली आप जब सो के उठते हो, थोड़ा सा नैप वगैरह लेके उठते हो शाम को,
राइट। तो आपका जो बेस्ट टाइम है उस पार्टिकुलर टाइम में आपने उन कॉन्सेप्ट्स को पिकअप करना है जहां रिटेंशन में इश्यूज आते हैं, तो उससे भी आपका रिटेंशन का कैपेबिलिटी जो है इंक्रीज होता है। तीसरी चीज, रिटेंशन कैसे बेहतर करनी है, तो आप कुछ टेक्निक्स जैसे कि निमोनिक्स हो गया, शॉर्ट फॉर्म्स हो गया, यूज कर सकते हो। निमोनिक्स वगैरह में हर जगह एडवाइस नहीं करता, वरना वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक और चीज़ होती है रिटेंशन की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कि आप कुछ स्टोरीज बनाएं, कुछ फ्लो बनाएं, कुछ स्टोरी बनाएं, किसी स्टोरी के फॉर्म में ढाल के चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप लिख लिख के चीज़ों को याद करते हो तो उससे भी आपका रिटेंशन इंक्रीज होता है। तो रिटेंशन को आपको इंक्रीज करना है, आप चाहे कैसे भी करें, आप चाहे कैसे भी करें, है ना। और उसके बाद आपने करना है रिवीजन, नंबर ऑफ टाइम्स आपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स नंबर ऑफ टाइम्स। अब कॉन्सेप्ट्स को नंबर ऑफ टाइम्स कैसे रिवाइज करना है उसका भी आर्ट होता है। कुछ बच्चे एग्जाम तक 2 ही बार रिवाइज कर पाते हैं और कुछ बच्चे एग्जाम तक 5 बार भी रिवाइज कर लेते हैं, 6 बार भी रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज कैसे करना है उसका भी एक आर्ट होता है। उसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट में आपने काम कर लिया तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस ए डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, याद रखिएगा आपके एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, या तो एमसीक्यू फॉर्म में आने वाला है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियोज, या तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपका जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा वो भी उसी पैटर्न में होना चाहिए कि फॉर एवरी 2 और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस 1 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो उस रेशियो में आप क्या कर सकते हो सर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखो भाई, अगर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो आप क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, चाहे आपके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है या किसी और फैकल्टी का है। अगर आप क्वेश्चन बैंक से कंफर्ट फील नहीं करते हो, आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है या फिर आपको कंफर्ट नहीं मिलता क्वेश्चन बैंक से, तो इन दैट सिनारियो आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। एमटीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आरटीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट पास 3 एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप यूज करोगे इसमें सब मिल जाएगा आपको। जनरली आपको एक अच्छे क्वेश्चन बैंक में सब चीज मिल जाएगा, जैसे मेरे क्वेश्चन बैंक में भी हर चीज अवेलेबल है। आईसीआई का स्टडी मैट का क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन, हर चीज मिलेगा। बट उतना कॉम्प्रिहेंसिव जाने का टाइम नहीं है आपके पास, तो सिर्फ जो आईसीआई स्टडी मैट वाले क्वेश्चन है वो कर लीजिए, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन कर लीजिए और 2 से 3 एग्जाम के क्वेश्चन कर लीजिए, उतना कर लीजिए। सर 2 से 3 एग्जाम के क्वेश्चन कैसे करें सर, न्यू सिलेबस को तो आते हुए अभी एक ही अटेम्प्ट हुआ है, उसके पहले तो अपना ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल था। अरे भैया, ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल था तो क्या हुआ, 80% सिलेबस तो सेम ही था, तो आराम से आप उन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरी चीज आपको एक चीज समझनी होगी, सर खाली कॉन्सेप्ट समझने से काम नहीं चलेगा, खाली कॉन्सेप्ट रिटेन करने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। आपको एक चीज समझना होगा कि एग्जाम में ना आपने लिख के आना है। यू हैव टू गिव ए राइटिंग एग्जाम, यू डोंट हैव टू गिव ए वाइवा एग्जाम। काफ़ी बच्चे ये चीज़ समझते ही नहीं है कि आपने वाइवा एग्जाम नहीं देना है, आपने रिटन एग्जाम देना है। और दैट इज़ वाई आपको रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आर्ट ऑफ राइटिंग कि लिखना कैसे है। आपको समझना होगा कि आप दुनिया के सबसे टफेस्ट इंस्टीट्यूट के एग्जाम दे रहे हो, है ना। एंड अल्टीमेटली आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आप पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हो। सो दैट इज वाई जो आंसर्स आप लिखते हो ना, तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि एक प्रोफेशनल लेवल की राइटिंग होनी चाहिए, और जबकि आप जो आंसर्स लिखते हो वो तो क्लास 8, 9, 10 के बच्चे से भी वर्स्ट होती है। मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, जब बच्चे अपने आंसर शीट्स भेजते हैं ना मंगवा के, तो पता चलता है कि यार तुम्हारी लिखावट जो है वो तो क्लास 8, 9, 10 के बच्चे से भी वर्स्ट है। तो उस पर काम करना होगा तुमको। अपने ईगो को जगाओ कि क्या बोल दिया सर ने कि बच्चों से भी वर्स्ट है हमारी रिटर्न टेंडेंसी, बच्चों से भी वर्स्ट है हमारा रिटर्न प्रिपरेशन। लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं मैं तुमको, यू हैव टू वर्क ऑन योर रिटन प्रैक्टिस। आर्ट ऑफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्लासेस अगर आप कर रहे हो तो क्लासेस के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा ही करूंगा कैसे लिखना है। क्लासेस आप नहीं भी कर रहे हो तो यार आईसीआई के एमटीपी को देखो, आरटीपी को देखो, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को देखो, पैटर्न समझने की कोशिश करो, कैसे लिखा जा रहा है आंसर, किस तरीके का लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। सो ऑल दोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर आपकी कवरेज एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, कवरेज एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। याद रखिएगा इस लेवल पे आके, सीए फाइनल लेवल पे आके कोई एबीसी एनालिसिस काम नहीं आने वाला, राइट। आपकी कवरेज एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्टिव कवरेज करोगे तो यहाँ पे मारे जाओगे। इंस्टीट्यूट कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एक चैप्टर का टाइम नहीं मिल रहा है, छोड़ रहे हो तो पूरे दिल से छोड़ो, बट बाकी अच्छे से करो यार। हर चैप्टर में सिलेक्टिव होने का टेंडेंसी छोड़ दो, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की। जहां जो तुम छोड़ोगे वहीं से एग्जाम में पूछ लेगा इंस्टीट्यूट। सो कवरेज अपनी एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। वी हैव टू बी स्मार्ट। एंड एक चीज और जो बहुत जरूरी है, एग्जाम पैटर्न का ध्यान रखें सर।
30% एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, और वो एमसीक्यू भी डायरेक्टली नहीं आएगा, अच्छे खासे इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियो दिए रहेंगे और उसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है और एमसीक्यूज को आंसर करना है। तो योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। और 70% आपके डिस्क्रिप्टिव सवाल आने वाले हैं। तो 30% एमसीक्यूज आने वाला है, 70% डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो 30% जो एमसीक्यू वाला पोर्शन रहेगा, इसमें आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉन्सेप्ट्स याद है, आप आराम से करके आ सकते हो। लेकिन ये जो 70% डिस्क्रिप्टिव है, याद रखिएगा सर, आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी चाहिए। अगर आपने सिर्फ देसी वे में कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, कुछ समरी नोट्स किए हुए हैं, आजकल बहुत ट्रेंड चलता है सर समरी नोट्स दे दो सर, 200 पेज का समरी नोट्स दे दो, एक चार्ट बुक दे दो सर 150 पेज का, खाली उससे करके चले जाएंगे। अरे उससे तो करके चले जाओगे, 30 नंबर के एमसीक्यू में भी 25 नंबर ले भी आओगे, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज अगर नहीं होगी ना, लैंग्वेज तुम्हारी जीरो होगी ना, क्योंकि उस चार्ट से कभी भी लैंग्वेज तो डेवलप होगा नहीं। तुमने तो खाली कीवर्ड्स देख देख के गए हो तुम तो, और तुम्हारी अंग्रेजी उतनी अच्छी है नहीं, तुमने लैंग्वेज में कभी फोकस किया नहीं है। तो पता चलेगा डिस्क्रिप्टिव के 70 नंबर में तुम्हारे 10-15 नंबर आ रहे हैं। और सच्चाई है, कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था लास्ट अटेम्प्ट में, उसने अपने पेपर दिखाए मुझे, उसने आईसीआई से अपने कॉपीज मंगवाए थे। आप बिलीव करोगे, एमसीक्यू में उसके 30 में 29 नंबर थे, 29, बट टोटल ही गॉट 38। डिस्क्रिप्टिव में टोटल उस बच्चे को आए 38 मार्क्स, और एमसीक्यू में 29 मार्क्स था। तब सोच के देखो यार, उस बच्चे का कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हुआ रहेगा। लेकिन वही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन वही बात है कि यार एकदम शॉर्ट समरी नोट्स यूज करना है, अपने को एग्जॉस्टिव यूज नहीं करना है, अपने पास टाइम नहीं है, लैंग्वेज की अपने को मार देनी है, लैंग्वेज में फोकस करने का अपने पास टाइम नहीं है, और पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव में उसी बच्चे को 9 नंबर आ गए। तो देयर हैज टू बी ए ब्लैंड, देयर हैज टू बी ए बैलेंस। आप लैंग्वेज को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। खाली चार्ट्स, मिनी समरी बुक से काम नहीं चलने वाला। यू आर सीए स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट रिलाई ऑन सो मच ऑफ शॉर्टकट। मेहनत करना होगा मेरे दोस्त, लैंग्वेज में भी काम करना पड़ेगा, लैंग्वेज में भी काम करना पड़ेगा। अभी से लैंग्वेज रीड करना चालू नहीं करोगे तो एग्जाम में लिखोगे कैसे? यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ अगर फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली ऑडिट में आपको एग्जाम्शन आ सकता है। एंड लास्टली, रिपीटेड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक रिपीटेड रिविजन नहीं होगा तब तक रिजल्ट आ ही नहीं सकता, आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। और रिपीटेड रिविजन के लिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ रिविजनरी वॉइस क्लिप्स। देश का हर बच्चे को इंटाइटलमेंट है मेरे रिविजनरी वॉइस क्लिप यूज़ करने का, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली है नहीं ली है। आप इन वॉइस क्लिप्स को ज़रूर यूज़ करो। ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस का, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, फिलहाल 70-75% चैप्टर्स का वॉइस क्लिप अवेलेबल है। अगले अटेम्प्ट तक पूरा अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इन वॉइस क्लिप्स को यूज़ करो। आप देखोगे एक चैप्टर जिसमें आपको 4 घंटे लग रहे थे, 20 मिनट में पहले वॉइस क्लिप एक बार यूज़ कर लो, एक बार सुन लो, फिर देखना वही चैप्टर आपका 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा और आपका टाइम ट्रेमेंडसली बचने वाला है। तो यूज माई रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, दिस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड एंड चेंज द लाइफ ऑफ मैनी सीए स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो अपने को इन सारे पैरामीटर्स में काम करना है, कॉन्सेप्ट में काम करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लिखावट आनी चाहिए, कवरेज एग्जॉस्टिव होना चाहिए, पैटर्न का ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आप ऑडिट में एग्जाम्शन ला सकते हो। राइट अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो इन दिस पार्टिकुलर जर्नी ऑफ ऑडिट, अगर आपको मुझ पर भरोसा है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो हमारे 2 ऑडिट कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। पहला है आपका एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच, अप्रॉक्सीमेटली 130 आवर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, और दूसरा है आपका फास्ट ट्रैक बैच, अप्रॉक्सीमेटली 97 आवर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। आप एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच या फास्ट ट्रैक बैच किसी का भी एक्सेस ले सकते हो, कोई भी बैच परचेज कर सकते हो, दोनों ही कंसेशनल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। ठीक है, विथ ई बुक्स विथ हार्ड कॉपी दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना मोड ऑफ परचेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। और कहाँ से ये कोर्सेज परचेज कर पाओगे? www.apnamentor.com, इस वेबसाइट से जाके आपने कोर्स परचेज करनी है। अब दोनों ही कोर्स के अंदर कंप्लीट कवरेज है, दोनों ही कोर्सेज के अंदर सारे चैप्टर्स कराए हैं मैंने आईसीएस स्टडी मैट के, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। दोनों ही कोर्सेज के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स में काम किया है, हमने प्रेजेंटेशन में काम किया है, हमने इंटरलिंकिंग में काम किया है, इन सारे एक्सपेक्ट्स में काम किया है। बट डिफरेंस क्या है देखना, अगर आपका इंटर ऑडिट का बेस क्लियर है, मैं बोलूँगा फास्ट ट्रैक ले लेना, काम चल जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार इंटर ऑडिट के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हिले हुए हैं, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच के लिए चले जाइए। सिंपल सिलेक्शन प्रोसीजर है। और इस पार्टिकुलर बैच में हम क्या चीज़ में फोकस करने वाले हैं, हमने एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया है CPIR, एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया CPIR। इसी फॉर्मूला को बेस मान के पूरे ऑडिट के प्रिपरेशन में आपको करवाने वाला हूँ। व्हाट इज CPIR? सबसे पहले कॉन्सेप्ट में काम करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भी, मैं आपको कॉन्सेप्ट याद भी कराऊंगा। दूसरा अपन प्रेजेंटेशन में काम करेंगे। प्रेजेंटेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आईसीआई को तुमसे चाहिए क्या। प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा ना, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में वही 70 में 10-15 आएगा। तो प्रेजेंटेशन में काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अपन इंटरलिंकिंग में काम करेंगे बिकॉज ऑडिट में हर टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड होता है। किस तरीके से कोड ऑफ एथिक्स का कनेक्शन स्टैंडर्ड्स के साथ जा रहा है, किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट के साथ कनेक्शन जा रहा है, किस तरीके से मल्टीपल क्लॉजेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो अपने को इंटरलिंकिंग में काम करना है। और चौथी चीज़ अपने को रिटेंशन में काम करना है बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू रिटेन। याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा बॉस, वी हैव टू रिटेन। और साथ ही सीपीआई फॉर्मूला को तो यूज़ करने ही वाले हैं हम लोग, और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलने वाला है टिल एग्जाम। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ आवर बैचेस कि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलने वाला है टिल एग्जाम। मेरा पर्सनलाइज व्हाट्सअप नंबर आपके पास अवेलेबल रहेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फॉर एनी असिस्टेंस यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। और अपना एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, गाइडेंस ग्रुप, जिसके अंदर आपको मैं टिल एग्जाम्स गाइड करता हूँ। राइट, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस भी आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा वहाँ पे। तो पर्सनल गाइडेंस है टिल एग्जाम। क्लियर है? तो ये सारे फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। बस मेरा एक कंडीशन है, देखो यार, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ऑडिट में एग्जाम्शन आना चाहिए। आप मुझसे क्लासेस लो नहीं लो अलग बात है, आपने जहाँ से भी क्लासेस ली हो, आपको ये 4-5 पैरामीटर्स में काम करने हैं, आपको ऑडिट में एग्जाम्शन लाने हैं। मेरी तरफ से जो मेरा सपोर्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वॉइस क्लिप्स हर बच्चे को मिलेगा, रिविजनरी वीडियोस हर बच्चे को मिलेगा, काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज टाइम टू टाइम रिलीज करता हूँ मैं, वो हर बच्चे को मिलेगा। आपने मुझसे क्लासेस ली है नहीं ली है, अगर आपने मुझसे क्लासेस ली है तो एक एडिशनल बेनिफिट क्या रहेगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, आप मेरे साथ जुड़े हुए रहोगे, आपको ऑडिट में और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विल बी ज्वाइनिंग द हैंड्स यू नो, एंड एक कॉमन प्लेटफॉर्म में अपन जुड़ कर क्या करेंगे, ऑडिट में अच्छे मार्क्स लाने का मिशन बनाएंगे कि यार ऑडिट में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। बट मुझसे क्लासेस लेने की एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या लगा रहे हो सर, फीस देके क्लास ले रहे हैं? अरे भैया फीस देके क्लास ले रहे हो तो क्या हो गया, क्लासेस लेनी है तो एक कंडीशन है, वरना क्लासेस मत लेना। कि अगर क्लासेस ले रहे हो तो आपको पार्टिकुलरली मुझ पे फेथ दिखाना होगा, ट्रस्ट दिखाना होगा। अगर आपको मुझ पे फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, क्लासेस मत लेना, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मुझ पे फेथ है, ट्रस्ट है, भरोसा है, तभी आपने क्लासेस लेनी है, वरना आपने क्लासेस नहीं लेनी है, ठीक है ना। मैं अपना 200% दूंगा टू इंश्योर कि आपको ऑडिट में 60+ आए, लेकिन आपको भी मुझे अपना 200% देना पड़ेगा। मेरा 200%, आपका 200%, हमारा 400% आईसीआई को मजबूर कर देगा कि भैया तुमको ऑडिट में 60+ आना ही आना होगा, एंड विल फोर्स आईसीआई कि नहीं भैया 60+ चाहिए ही चाहिए। तो दो कंडीशन है, पहला मुझ पर फेथ दिखाना होगा, ट्रस्ट दिखाना होगा, और दूसरा अपना 200% देना होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस तुम फुलफिल करने को तैयार हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेट अस स्टे कनेक्टेड, फ्रॉम नाउ ऑन विल बी एक्टिंग लाइक ए फैमिली, और एक फैमिली का हिस्सा बच के एकदम बन के यू नो मिशन 60+ में काम करेंगे फॉर सीए फाइनल ऑडिट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। किस लिए बोल रहे हो सर, अभी तो एग्जाम में बहुत समय है? अरे नहीं भैया, ये मत बिल्कुल मत सोचना कि एग्जाम में बहुत समय है। हमेशा ये सोच के चलना है कि एग्जाम बस आने ही वाला है, आने ही वाला है। वो आपको मोटिवेट करेगा अपना बेस्ट देने के लिए, और हर दिन आपने अपना बेस्ट देना है, हर दिन आपने अपना 200% देना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। क्लासेस ले ना ले, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। ये सारे पैरामीटर्स को ज़रूर फुलफिल कीजिएगा। कॉन्सेप्ट्स में काम करना है, क्वेश्चंस में काम करना है, एमटीपी आरटीपी देखकर एग्जाम का पैटर्न एनालाइज करना है, कवरेज अच्छी रखिएगा, एंड ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, टेस्ट वगैरह दीजिएगा साथ में। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बोलते जाऊंगा वैसे आपने करते जाना है, और फिर क्या करना है, आपने एग्ज़ाम हॉल में जाकर घंटा बजाना है, घंटा बजाना है, और मतलब उस घंटे में जो प्रसाद होगा दैट शुड बी एग्जामिनेशन इन ऑडिट। ऑल द बेस्ट।